हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल दक्ष क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हो, हम एनसीईआरटी की क्लास 11वीं की साइकोलॉजी कर रहे हैं, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने कल किया था कि डेटा कलेक्शन क्या होता है, आंकड़े क्या है और साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कि ये आंकड़े यानी कि सूचनाएं कितने प्रकार की होती है और इनका स्वरूप किस तरह का होता है। आंकड़ों के प्रकार, टाइप ऑफ डेटा। कल हमने जो साइकोलॉजिकल रिसर्च यानी कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान पढ़ा था, उसकी विशेषताएं होती है। पहली विशेषता है कि ये व्यवस्थित होता है और दूसरी विशेषता है वस्तुनिष्ठ। क्या है? साइकोलॉजिकल रिसर्च की विशेषता है कि ये व्यवस्थित और दूसरा है वस्तुनिष्ठ। व्यवस्थित का मतलब ये है कि जैसे साइंस की रिसर्च होती है स्टेप बाय स्टेप, उसी तरह से हमारे मनोविज्ञान के अनुसंधान भी क्या होते हैं, सिस्टेमेटिकली होते हैं। वस्तुनिष्ठ का मतलब है कि आप जितनी भी बार उस टॉपिक पे रिसर्च करोगे, उसके ऊपर स्टडी करोगे, उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी वो क्या होगी, सही होगी। जैसे कि किसी वैज्ञानिक ने कोई रिसर्च करी है, उसने रिसर्च करी, उसका रिजल्ट कुछ और आ रहा है, दूसरे ने रिसर्च करी तो उसका रिजल्ट कुछ और आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी रिसर्च सही नहीं है। तो यही साइकोलॉजी में भी होता है कि आप अगर किसी समस्या के ऊपर अध्ययन कर रहे हो, तो आपके अलावा अगर कोई और भी उसकी स्टडी करता है तो उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए, तभी वो सही है। अब हम करेंगे इसके प्रकार। आंकड़ों में पहला है जननांकीय आंकड़े। दूसरी है आपके भौतिक यानी भौगोलिक। सूचनाएं ही आंकड़े होते हैं, याद के। और तीसरी कौन सी है? व्यक्तिगत या फिर दैनिक सूचनाएं। और 4 नंबर की है आपकी मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक सूचनाएं। जननांकीय आंकड़े कौन से होते हैं? ये व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचनाएं होती है, एक एक करके समझेंगे हम। जननांकीय सूचनाएं व्यक्तिगत जानकारी। कौन कौन सी बातें आती है पर्सनल इंफॉर्मेशन में, बताओ? इतना तो सबको ही पता है। जो सिर्फ हमसे रिलेटेड होती है, हमारा नाम, हमारी आयु, ठीक है, जेंडर यानी लड़का है या लड़की है, और जितनी भी पर्सनल सूचनाएं हैं। आपका परिवार, अगर आप मैरिड है तो आपकी मैरिड लाइफ के बारे में पूरी जानकारी, किस तरह की आपके परिवार का माहौल है, ये सारी की सारी सूचनाएं किसमें आती है? जननांकीय सूचनाओं में। और सेकंड है भौगोलिक सूचनाएं, यानी जिस जगह पे आप रह रहे हो वो किस तरीके का एरिया, क्या आप पहाड़ी एरिया से हो, रेगिस्तानी एरिया से हो, या फिर एक नॉर्मल किसी एरिया से हो, या फिर किसी फॉरेन कंट्री से हो। ये सब इंफॉर्मेशन हम क्यों कलेक्ट करते हैं? क्योंकि किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए मनोविज्ञान में हमें किसी एक फील्ड की स्टडी नहीं करनी होती, हमें कोई केमिकल मिक्स करके उनकी स्टडी नहीं करनी होती। हमारे सामने एक जीवित इंसान होता है, उसके व्यवहार को समझना और उसकी स्टडी हमें करनी होती है, तो हमें उसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। और जब तक हमें ये नहीं पता कि वो किन के साथ रहता है इंसान, कैसे परिवार से है,
कैसा है, तब तक हम उसके बारे में सही रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इसीलिए उसकी भौगोलिक सूचनाएं भी जरूरी है, क्योंकि एरिया, पर्टिकुलर एरिया के लोगों का अलग अलग व्यवहार होता है कि नहीं होता। जैसे आपके एक दूसरे समाज में भी अगर आप जाते हो तो वहाँ भी व्यवहार बदल जाता है, रीति रिवाज बदल जाते हैं, बदलते हैं। एक शहर से दूसरे शहर में जाओगे, वहाँ भी लोगों के रहने का लाइफस्टाइल है, जो उनके रहने के तरीके हैं, पहनावा है, सब कुछ क्या होता है, अलग होता है। तो भौगोलिक सूचनाओं में और दैनिक सूचनाएं, आपका वजन, आपकी हाइट, ये सूचनाएं क्यों जरूरी है। आपको पता होगा कि हम इंसान के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया, और क्यों हो गया, एक ही क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं, तो वो एक बच्चा आखिर उसको ऐसा क्या फील हो रहा है कि वो इस तरीके का बिहेव कर रहा है। हो सकता है कि उसकी हाइट कम और लोग उस पर हंस रहे, तो उसको क्या होएगा, अंदर ही अंदर गिल्ट फील होएगा। इसी तरीके से अगर फिजिकली कोई सही नहीं है, कोई विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, इनको भी क्या होता है, ऐसे लोगों में हीन भावना होती है कि नहीं होती है। और वो अपनी इस हीन भावना को छिपाने के लिए अलग अलग तरह का व्यवहार करता है। ठीक है, यानी अपनी उस कमी को दूर करने की कोशिश करता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। हो सकता है वो मार भी सकता है साथ वाले बच्चे को। तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन हमें इसलिए चाहिए होती है कि हमें सारी जानकारी उसके बारे में मिल जाए। मनोवैज्ञानिक सूचनाएं, मनोविज्ञान में हमारी पर्सनैलिटी यानी कि हमारा व्यक्तित्व, हमारी बुद्धि यानी आपका इंटेलिजेंस का स्तर कैसा है, उसके ऊपर भी बच्चे का बिहेवियर डिपेंड करता है। जैसे आप देखते हो स्कूल में जाते हो, स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो टीचर ने करवाया फटाक से लिखा, और उसके बाद इधर वाला क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसकी बुक छीन ली, उसकी छीन ली। क्यों करते हैं ऐसा बच्चे? क्योंकि जो बच्चा इंटेलिजेंट है, हाई आईक्यू वाला बच्चा है, उसको एक बार समझाया, उसको समझ में आ जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, शरारती करेगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सामने नज़र से नज़र मिला के बात नहीं कर पाते, नहीं करते हैं। उनको ऐसे अलग ही, कोई कुछ नहीं कह रहा, फिर भी कट्टे कट्टे से रहेंगे। उनको ऐसे लग रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है उनकी बुद्धि का लेवल क्या है, कम है, उनका इंटेलिजेंस, उनकी आईक्यू कम है, तो वैसे कटे कटे रहेंगे कि उनको पता चल गया कि मुझे जल्दी से समझ नहीं आ रहा। देखते हो आप सारे तरह के बच्चे, हमारे फैमिली में भी होते हैं ऐसे, क्योंकि हम भाई बहन सारे एक जैसे नहीं है, हर किसी की अलग अलग क्वालिटी है। तो प्रॉपर एक अच्छा अध्ययन करने के लिए, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हमें ये सारी सूचनाएं पता होनी चाहिए, जिस व्यक्ति का, जिस व्यवहार का, जिस मनोवैज्ञानिक समस्या का हम अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? अभी मैंने आपको इतने सारे डाटा कलेक्शन, सूचनाएं, आंकड़े, प्रदत्त, इतने सारे नाम हैं, इनके बारे में बताया। अब हम देखेंगे कि इनकी क्या विशेषताएं होती है। आंकड़ों की विशेषताएं। अब तक हमने जो पढ़ा उस बेस पे आप इतना तो समझ ही गए हो कि ये व्यक्ति के क्या है, व्यक्ति के व्यक्त और अव्यक्त व्यवहार है। व्यक्त यानी कि ऐसा बिहेवियर जो दिख रहा है सबको, अव्यक्त जो दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी अगर आप उसका ऑब्जर्वेशन करोगे, ऑब्जर्वेशन मतलब प्रेक्षण करना, ध्यान से देखना, अगर उसको समझने की कोशिश करोगे तो आप उसके व्यवहार का समझ जाओगे कि आखिर ये क्या फील कर रहा है बच्चा। ठीक है, और क्या विशेषताएं होती है? ये व्यक्ति के निजी अनुभव होते हैं। हर व्यक्ति का व्यक्त और अव्यक्त व्यवहार है, ये उसकी मानसिक प्रक्रियाएं, उसका व्यवहार और उसके अनुभव होते हैं। तो ये क्या है? व्यक्ति के अनुभव और मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं।
विशेषता हो सकती है इनकी, ये जो आंकड़े हैं, ये जो सूचनाएं हैं, अपने आप में कुछ नहीं है। अपने आप में मतलब इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कोई भी व्यवहार अगर घटित हो रहा है तो उसके साथ कोई ना कोई और चीज जुड़ी हुई है, ठीक है। यानी उस वातावरण में, जिसको परिस्थिति बोलते हैं, उस परिस्थिति विशेष से जुड़ा हुआ व्यवहार होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हर इंसान एक ही परिस्थिति में एक समान व्यवहार नहीं करता। मैं यूं कहूं कि सभी व्यक्ति समान परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार नहीं करते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अपने क्लासरूम। कक्षा के अंदर अगर बहुत सारे बच्चे हो, पढ़ाने वाला टीचर एक है, क्लासरूम में बैठने की सुविधा सब एक जैसा है, लेकिन जो बच्चे सामने बैठे हैं उनका व्यवहार क्या होता है? अलग अलग, या एक जैसा होता है? अलग अलग होता है। ये किस पे क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो सामने बच्चे बैठे हैं उनका दिमाग, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या लेकर के यहाँ आए हैं, किस इंटेंशन से यहाँ आए हैं, उसी इंटेंशन को लेकर के वो क्लास में बैठेंगे और उसी इंटेंशन से पूरे 40 से 45 मिनट निकाल देंगे, ठीक है। और इस क्लास में से कुछ एक बच्चे ऐसे होंगे जो टीचर की हर एक एक्टिविटी को जो वो पढ़ा रहा है उसको अच्छे से समझ भी रहे हैं और उनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं कि आखिर इससे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। और इवन ये भी हो सकता है कि जो पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड हमारे आसपास की घटनाएं भी हमारे माइंड में चल रही है, एक इमेजिनेशन से। यही कारण है, इसीलिए कहा गया कि ये सारे व्यक्ति एक ही परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार नहीं करते, ठीक है। और चौथी विशेषता ये है कि एक ही व्यक्ति सभी परिस्थितियों में एक समान व्यवहार नहीं करता। जैसे आप में से कोई एक इंसान, एक बच्चा ले लो, और वो क्या सब जगह सारे टीचरों की क्लास में एक जैसा व्यवहार करता है? नहीं करता ना। सभी की क्लास में आप अलग अलग तरह से व्यवहार करते हो। इसीलिए कहा गया कि ये आंकड़े, ये सूचनाएं क्या है? स्वतंत्र नहीं है, जुड़ी हुई है। आप जैसे यहाँ बैठे हो तो अलग तरह से व्यवहार करोगे, दूसरे टीचर की क्लास में जाओगे वहाँ पर अलग तरह से व्यवहार करोगे, क्योंकि आप वहाँ अलग तरह का माइंड सेट लेकर के जाते हो। अपने जो सोच है, अपने विचार है, अपनी भावना अलग तरह से लेकर के जाते हो। होता है ऐसा। यही कारण है कि एक ही व्यक्ति सभी जगह एक जैसा व्यवहार नहीं करता। जैसे हम घर में कुछ और होते हैं, घर से बाहर निकल के हमारा बिहेवियर कुछ और होता है, जैसे ही अपने दोस्तों के साथ मिले हमारा बिहेवियर कुछ और होता है, वहाँ से और आगे बड़े स्कूल में गए वहाँ हमारा बिहेवियर किसी और तरीके का होता है। होती है ये सारी बातें। तो ये सारी क्या है? आंकड़ों की। आंकड़े क्या होते हैं? सूचना, डेटा कलेक्शन। आंकड़े ये क्या होते हैं? सूचना। तो ये हर जगह परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, ये इसकी विशेषताएं थी। अब हम देखेंगे कि आखिर वो कौन से मेथड है जिनसे हम ये सारी की सारी सूचनाएं प्राप्त करते हैं अब तक जो हमने पढ़ी है। तो फर्स्ट इसमें मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड। पहली विधि कौन सी है? जिसको हम बोलते हैं प्रेक्षण विधि। ये क्या है? व्यवहार के वर्णन की सबसे अच्छी विधि है। वर्णन की विधि। इसकी भी कुछ विशेषताएं होती है। प्रेक्षण मीन्स ऑब्जर्वेशन, यानी कि घटना को आपके सामने जो भी घटित हो रहा है उसको बड़ा ही बारीकी से देख करके समझना और उसके कारणों को समझना, और कोई समस्या है तो उसका निदान करना, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन, वैसे तो हम अपने दिन में पता नहीं कितनी सारी चीजें देखते हैं,
लेकिन हर एक चीज़ की तो स्टडी हम नहीं करते हैं, पर्टिकुलर हम कोई एक बिहेवियर पकड़ते हैं और उसी के ऊपर स्टडी करते हैं। तो इसकी भी कुछ विशेषताएं होती है। पहली क्या है? चयन, यानी कि सिलेक्शन। हमें ये डिसाइड करना होगा कि मुझे किस व्यवहार का अध्ययन करना है। जैसे कि मैं आई आज मैंने ये सोच लिया कि आखिर इस क्लास के बच्चे, कोई भी क्लास अलग अलग ले लो, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, फाइनल है, जो भी है, इसके बच्चे भीड़ के अंदर किस तरह से रिएक्शन करते हैं, यानी भीड़ के अंदर उनका व्यवहार किस तरह का होता है। ठीक है, तो ये मैंने टॉपिक लिया। तो मैं क्या करूँगी, ये नहीं है कि हर जगह बच्चों का वो ऑब्जर्वेशन करती फिरूंगी, मुझे सिर्फ एक व्यवहार सेलेक्ट करना है, उसी व्यवहार का मैं क्या करूँगी, पूरे दिन अध्ययन करूँगी और लिखती जाऊंगी। तो दूसरा इसका क्या है? अभिलेखन, जिसको रिकॉर्ड कहते हैं। जैसे मैंने ये सोच लिया कि भीड़ के अंदर बच्चे अक्सर आक्रामक हो जाते हैं, आक्रामक मीन्स लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने व्यवहार का सिलेक्शन किया, अभिलेखन करना। अब मैं ये देखूंगी कि आखिर जो व्यवहार मैंने सोचा है, ये व्यवहार कितनी बार हुआ, बच्चों के द्वारा ये व्यवहार कितनी बार किया गया। तो ये क्या है? उसका रिकॉर्ड करना, यानी अभिलेखन करना। लास्ट क्या है? आंकड़ों का विश्लेषण। एनालिसिस जिसको बोलते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण। ये हमारे सामने क्या आ गया? जैसे ही मैंने रिकॉर्ड किया, लिखा, तो मेरे पास आंकड़े आ गए, सूचना आ गई, इंफॉर्मेशन आ गई। अब मैं इनका विश्लेषण करना, मतलब एक एक को बड़ा ही बारीकी से पढ़ना और घटना से संबंध स्थापित करके देखना। यानी मैं क्या कर रही हूँ? रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मैंने सोचा क्या वो गलत था या सही था। ठीक है, तो लास्ट क्या होता है? आंकड़ों का विश्लेषण करना। ये रीट वगैरह या फर्स्ट पीरियड में सभी में ये विधि होती है। जब आप इसको करोगे, ये तीनों ऑप्शन आप याद रखेंगे कि प्रेक्षण विधि की विशेषताएं कौन सी है। अब प्रेक्षण के कई प्रकार होते हैं, ऑब्जर्वेशन के प्रकार की मैं बात करूं। एक होता है नियंत्रित बनाम प्रकृतिवादी। सहभागी बनाम असहभागी। सबसे पहले प्रकृतिवादी देखो, वास्तविक परिस्थिति पे जो हम अध्ययन करते हैं किसी के व्यवहार का, जो व्यवहार जैसा घटित हो रहा है उसका अध्ययन करना, उसमें कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी तोड़ मरोड़ करने की कोशिश ना करना। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल के खेल का जो मैदान होता है, जब कोई भी क्लास नहीं लग रही होती, आप लोग पार्क में बैठे होते हो, उस टाइम बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना, वो क्या है? नेचुरल है, क्योंकि आपको पता नहीं है कोई हमें देख रहा है या हमारे व्यवहार का ऑब्जर्वेशन भी हो रहा है। उस टाइम बच्चे की रियलिटी पता चलती है। इसी तरह से खेल के मैदान में जब वो खेलता है तो उसको सिर्फ खेल दिखता है और कुछ नहीं दिखता, भले ही उसको कोई देखे, उसको अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। तो वहाँ हम स्टडी करते हैं तो वो सही है। इसी तरह से आप अपने दोस्तों के साथ होते हो, यानी कुल मिला के ये बात है कि ऐसे इस तरीके की परिस्थितियों का ऑब्जर्वेशन करना जहाँ कोई भी आर्टिफिशियल ना हो, कोई बनावट ना हो। कक्षा ये तो कौन सा हो जाएगा? नियंत्रित। क्लासरूम का कौन सा हो जाएगा? कंट्रोल्ड, क्योंकि यहाँ आप टीचर के सामने अलग तरह से बिहेव करोगे और बाहर जाते ही अलग तरह से करते हो, है ना। तो नियंत्रित वो होता है जहाँ पे एक पूरी प्रयोग की तरह एक कक्षा चल रही होती है। इसका एग्जाम्पल साइकोलॉजी का दूं, जैसे कि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर सांप आ जाए तो बच्चे कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, क्लास में ला करके यहाँ कोई सांप छोड़ दे और पहले से सब कुछ डिसाइड किया हुआ है कि सांप को कहाँ से छोड़ना है, किस किस तरीके से बच्चों का बचाव भी करना है ताकि खा ना जाए, तो वो सारा क्या है? वो कंट्रोल्ड है। ये हम अध्ययन किसका करेंगे? सांप से डर का, कि बच्चे डर के टाइम किस तरह से रिएक्शन करते हैं। सहभागी और असहभागी। सहभागी कौन सा होता है? जैसे कि जो आपका ऑब्जर्वर है, आपके व्यवहार का जो अध्ययन कर रहा है वो भी आपके साथ मिल जाए।
आपके साथ ही बैठ जाए कहीं और आपके व्यवहार का अध्ययन करता रहे। और असहभागी वो है कि आपको पता ही ना चले कि हमारे व्यवहार का कोई ऑब्जर्व कर रहा है, यानी हमारी हर एक घटना नोटिस की जा रही है, नोट की जा रही है। वो कौन सा होता है? असहभागी। यहाँ तक क्लियर है? तो सहभागी वाले में क्या होगा, अगर बच्चों को पता चल जाए तो कहीं ना कहीं उनका सही व्यवहार सामने आने के कम चांसेस रहते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो कंट्रोल्ड वाला होता है उसमें हम ठीक है कुछ रिजल्ट निकाल लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो रिजल्ट है वो नहीं निकल पाता। तो प्रकृतिवादी और जो असहभागी है ये सही होते हैं। वो बात अलग है कि जो ऑब्जर्वर है, जो प्रेक्षण कर रहा है, उसकी पर्सनली अगर कोई इंटेंशन है उस हिसाब से वो रिजल्ट अलग निकाल ले। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था हमारे आंकड़ों का स्वरूप, विशेषताएं और विधियां। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।